आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं भारतीय मंदिर वास्तुकला से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरुआत करते हैं वीडियो। भारतीय मंदिर की बनावट की शैली का वर्णन। भारत में गुप्त और गुप्तोत्तर काल में कला, साहित्य और स्थापत्य कला का गहन विकास हुआ था। इस काल की ही मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला तकनीक कला की काफ़ी सुंदर विकसित हुई थी। एकत्रित शिला और पत्थर से मंदिर निर्माण का चलन गुप्त काल से ही शुरू हुआ था। गुप्त काल में मंदिर वास्तुकला के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा गया था। भारत में शिलालेख जैसे वास्तुशास्त्र ग्रंथ इसी काल में लिखे गए थे। इस काल में ही मंदिर स्थापत्य कला की तीन प्रमुख शैली नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। इसके अलावे कई शैली के मंदिर बाद में बनाए गए, जैसे हेमाडपंथी शैली, कदंबा शैली और हिमालय शैली आदि वास्तुकला के मंदिर। नागर शैली। उत्तर भारत में हिमालय से भिन्न प्रदेश के भूभाग में नागर शैली विकसित हुई थी। नागर शैली नगर शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है। नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय मंदिर है। इस मंदिर के शिखर में खड़े रेखा प्रधानता होने के कारण इसे रेखीय शिखर भी कहा जाता है। वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते हैं, किंतु शिखर इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता होती है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। लिंगराज मंदिर पूर्ण विकसित आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम प्रतीक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, मोरेरा का सूर्य मंदिर, दिलवारा का जैन मंदिर नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर है। बेसर शैली। विंध्य प्रदेश के भूभाग से लेकर कृष्णा नदी के बीच, जिसे दक्षिणावर्त कहा जाता है, इन स्थानों में बेसर शैली विकसित हुई थी। बेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली का तत्व का मिश्रण होते हैं। होयसल, राष्ट्रकूट और चालुक्य शासक द्वारा इस शैली का विकास किया गया था और अनेक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बेसर शैली के मंदिर का आकार अर्धगोलाकार होता है। इस शैली के मंदिर में देवुल, गर्भगृह और जगमोहन होते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर, पडक्कल के विरूपाक्ष मंदिर, एलिफेंटा के गुहा मंदिर बेसर शैली का शानदार प्रतीक है। पर्वत शिलाओं को काटकर सुंदर भवन का निर्माण के विकास में एलोरा के कैलाश मंदिर भी इस शैली का बना हुआ है, जिसे राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर संसार में प्रस्तर काल की अद्वितीय कृति है। संपूर्ण मंदिर दक्षिण काल को अलंकृत करती है। एलिफेंटा के विशाल मंदिर तस्सी हुई विशाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें त्रिमूर्ति सबसे भव्य है। चालुक्य वंश के शासकों द्वारा बेसर शैली की काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया, इसलिए इस शैली का अधिकांश मंदिर विंध्य पर्वत श्रृंखला और कृष्णा नदी के बीच मिलते हैं। कर्नाटक के चालुक्य वंश के मंदिर बेसर शैली के नाम से ही जाने जाते हैं। इन चित्रों का रूप विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर, हले बिंदु में होयसलेश्वर मंदिर इत्यादि। द्रविड़ शैली। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच चोल साम्राज्य के दौरान दक्षिण द्रविड़ शैली का विकास हुआ। इसे कृष्णा और कावेरी नदी के तट के क्षेत्र में निर्माण किया गया है। तमिलनाडु में अधिकांश मंदिर द्रविड़ शैली के ही बने हैं। द्रविड़ शैली मंदिर का आकार आधार से लेकर सिरे तक अष्टभुजा होता है। गर्भगृह के चारों ओर वर्गाकार छत से ढका हुआ बारह होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ भी कहा जाता है। कालांतर में द्रविड़ शैली के मंदिर में अनेक स्तंभ युक्त मंडप, गलियारे, विशाल गोपुरम निर्मित कराए गए हैं। द्रविड़ शैली की
स्थापना पल्लव नरेश के शासनकाल से शुरू हुई थी। इस शैली के अंतर्गत सर्वप्रथम पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम ने हिंदू गुफा मंदिर का निर्माण करवाए थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल शैली के अंतर्गत महाबलीपुरम में शिव मंदिर और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम कैलाश मंदिर बनवाए थे। नरसिंह वर्मन प्रथम की मामल शैली के अंतर्गत दो प्रकार के मंदिर, मंडप और रथ प्रकार के मंदिर बनाए गए थे। रथ प्रकार के मंदिर को सप्त पगोडा कहा गया है। इस मंदिर की संख्या 8 है। बैकुंठ का पेरुमल मंदिर द्रविड़ शैली का बहुत ही चर्चित मंदिर है। राजा चोल द्वारा बनाए गए तंजौर के बिंदेश्वर मंदिर का गर्भगृह एवं विमान शिल्प कला का सौंदर्य प्रतीक है। पांड्य शासकों ने गोपुरम का निर्माण पर ज़्यादा महत्व दिए हैं। तमिलनाडु मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, कुंभकोणम मंदिर के गोपुरम अत्यंत ही भव्य हैं। विजयनगर वास्तुकला। उन्होंने विजयनगर शासकों ने चोल, होयसल, पांड्य और चालुक्य साम्राज्य के स्थापत्य तत्वों का संयोजित किए हैं। इनके शासनकाल में स्थापत्य शैली बीजापुर की भारत इस्लामी शैली से भी प्रभावित थे। इनके द्वारा निर्मित मंदिर ज्यामितीय आकृति और नक्काशी से अत्यधिक सुशोभित है। आसपास के दीवार ऊंची है। स्तंभ पे याली नामक एक पौराणिक प्राणी की आकृति उकेरी गई है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर और देवराय प्रथम का हजारा राम मंदिर विजयनगर साम्राज्य के बेहतरीन मंदिरों का उदाहरण है, जो इन्हें बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हेमाडपंथी शैली। इस स्थापत्य शैली का नाम 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देवगिरी के यादवों के दरबार में मंत्री हेमाडपंत के नाम पर रखा गया था। प्रयुक्त सामग्री हेमाडपंथी वास्तुकला की विशेषता स्थानीय स्तर पर उपलब्ध काले पत्थर और चूने पत्थर का प्रयोग किया गया है, जो संरचना को मजबूत और मौसम प्रतिरोधी बनाता है। डिजाइन में इस शैली का बनी इमारत अपनी सादगी और जटिल अलंकारों की कमी के लिए भी जाने जाते हैं। यह संरचना कार्यात्मक होने के साथ साथ सुरुचिपूर्ण भी है, जिसमें स्थापत्य और उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। मंदिर में हेमाडपंथी शैली में अक्सर होयसला शैली का समान एक तारा आकार की योजना देखने को मिलती है, लेकिन अलंकरण में यह सरल है। शिखर आमतौर पर पिरामिड नुमा होता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के रतनबारी में स्थित अमृतेश्वर मंदिर। कदम्बा शैली मंदिर। उत्पत्ति और विकास। कदम्बा शैली की उत्पत्ति कदम्बा राजवंशों द्वारा 4वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। इसे दक्षिण भारत के विकसित होने वाली सबसे शुरुआती स्वदेशी शैली में से एक माना जाता है। स्थापत्य संबंधी विशेषता कदम्बा वास्तुकला अपनी सादगी और शिखर डिजाइन के लिए मानी जाती है। शिखर पिरामिड आकार का होते हैं। इसमें सीढ़ीदार स्तर होते हैं जो एक गुंबद में समाप्त होते हैं। ईंट और गारे सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग प्रमुखता किया गया है। इन मंदिर में अक्सर एक वर्गाकार गर्भगृह और बरामदा होते थे। सजावटी तत्व में द्रविड़ मंदिर की तुलना में सरल, फिर भी कुछ कदम्बा संरचना में जटिल नक्काशी और मूर्ति देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए बनवासी में मुक्तेश्वर मंदिर। हिमालय शैली की वास्तुकला। हिमालय प्रदेश उत्तराखंड और आसपास के हिमालयी क्षेत्र के प्रमुख रूप में पाई जाने वाले यह शैली भारी हिमपात वाली कठोर जलवायु के अनुकूल बनाई जाती है। मजबूती के लिए विशेष रूप से भूकंप के खिलाफ लकड़ी का व्यापक उपयोग इस मंदिर में किया गया है। लकड़ी अपनी उपलब्धता और व्यावहारिकता के कारण एक प्रमुख सामग्री है। ढलानदार गेवल वाली छत, जिसमें अक्सर स्लेट या लकड़ी के
सिंगल लगी होती है, बर्फ के जमाव को रोकती है और संरचना की रक्षा करती है। नेपाली पगोडा शैली से प्रभावित होकर कई मंदिर में सीढ़ीदार छतें होती है जो सौंदर्य और कार्य क्षमता का मिश्रण प्रस्तुत करती है। कार्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित होने के बावजूद स्थानीय वनस्पति, जीव और देवी देवताओं का जटिल नक्काशी साधारण रूप से किया गया है जो कुशल शिल्प कौशल को प्रदर्शित करती है। उदाहरण हिडम्बा देवी मंदिर मनाली अपनी पगोडा शैली की छत और जटिल लकड़ी के नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश मध्यकालीन उत्तर भारतीय वास्तुकला और हिमालय तत्वों का मिश्रण है। उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर मुख्यतः पत्थर से निर्मित, इसमें हिमालय स्थापत्य तत्वों को शामिल किया गया है जो एक उच्च ऊंचाई वाले बर्फीले वातावरण के लिए उपयुक्त है। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।